कहना चाहता हूँ। जिस संविधान से हम लोग को मानवता का दर्जा मिला, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खुले, आज उसी संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उसी संविधान को देश की राजधानी दिल्ली में जलाने वाले लोग खुले घूमते हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, समाज में घृणा पैदा करते हैं, समाज में जाति और धर्म के नाम पर उत्पीड़न करते हैं। एक साजिश के तहत हमारे लोगों से, देश के लगभग 90-95% लोगों से एजुकेशन को छीन लिया गया एक साजिश के तहत। तो ऐसे हालात में क्या हमारे लोग जब सरकारी नौकरी में नहीं आ पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये चिंता मुझे बहुत सता रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, वो हमारी चीजों को दिखाता नहीं है, उसको कवर नहीं करता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। के साथ है दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। आपको दिख रही होगी ये उनका जहां हम लोग कभी कभी जो मंत्री से जो मिलने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं, बैठते हैं और सब बुद्धमय है। ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें हैं, ये सब तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीरें हैं और एक बुद्ध की बहुत शानदार मूर्ति भी है। तो मैंने उनसे परमिशन ली है बाकायदा और आप लोग हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, मंत्री से सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो राजेंद्र पाल जी ने, आपको मेरी आवाज़ मिले तो कमेंट कर। राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य है घर वापसी का। 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी का उन्होंने लक्ष्य रखा और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बुद्ध विहार। ये देखिए तो उनका बुद्ध विहार जो है, जी कोई नहीं सर, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चलिए सर वहीं से कर लेते हैं। तो एक बुद्ध, ये देखिए एक सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें हैं और देखिए एक बुद्ध की एक और तस्वीरें हैं। तो ये इस तरह से 100 लोग जुड़ गए। राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बुद्ध विहार में हम लोग आ गए हैं इनके, और देखिए माता जी हैं और ये लाइब्रेरी है सर की, और ये देखिए ये है बुद्ध विहार सर का। ये देखिए ये बुद्ध विहार है। मैं सीधे बुद्ध विहार की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हैं राजेंद्र पाल गौतम जी की बुद्ध विहार हैं। डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीरें हैं, तथागत बुद्ध हैं, बाबा साहब हैं और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। खैर आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उस पर बात करेंगे। तो यही बात कर ले सर या अंदर वहाँ नेट ठीक रहेगा सर? आइए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको राजेंद्र पाल गौतम जी की, जो कि दिल्ली के सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं। हमने सोचा था आज किसी खास मेहमान से बातचीत की जाए, और खास मेहमान इसलिए है कि बाबा साहब ने जो एक हम विचार दिया था 1956 में, बाबा साहब ने जो विचार दिया था एक कि बुद्ध में भारत का उन्होंने सपना देखा था संविधान देने के बाद। तो आज संविधान दिवस है और मेरे साथ 149 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और राजेंद्र पाल जी अब हमारे साथ आ गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, तन से, मन से, विचारों से बुद्धिस्ट हैं, संवैधानिक आदमी हैं और आप लोग हमारे चैनल पर लगातार देखते रहते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी ली है इन्होंने, मिशन जय भीम। इनकी कोशिश है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों को घर वापसी कराई जाए। तो आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, जो भी चाहे सवाल ले सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मंत्री जी आपके सवालों का जवाब देगा। अगर मैक्सिमम लोगों को शेयर किया, सब जगह पहुंचा, तो मैं कोशिश भी करूंगा कि रोज आपके साथ एक खास मेहमान, चाहे वो राजनीति से हो, सामाजिक आंदोलन से हो, छात्रों, स्टूडेंट हो, जिनसे हम लाइव बातचीत कर सकते हैं। तो आज एक बड़ा दिन है, संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। उसको कैसे हम लोग देखते हैं आज दिन भर सोशल मीडिया पर। सोचिए, मैं खुद कह रहा हूँ, पत्रकारिता करते हुए इतने साल हो गए। पहले जब टेलीविजन अखबार में था, सोशल मीडिया नहीं थी, तो हम लोग संविधान दिवस की चर्चा नहीं हो पाती। जैसे दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, नागपुर की चर्चा, भीमा कोरेगांव की चर्चा मीडिया में नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ पलट के रख दिया है, बदल दिया है। सर कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई आपको। और क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को अपनी ओर से भी और मिशन जय भीम की ओर से भी संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, और एक उम्मीद आप सब से करता हूं कि आज एक साजिश के तहत हमारे लोगों से, देश के लगभग 90-95% लोगों से एजुकेशन को छीन लिया गया एक साजिश के तहत। आप कहेंगे कि नहीं छीना है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन आप जरा सोचिए, आप जरा हायर एजुकेशन में जब आप जाते हैं, यहाँ तक कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में लाखों रुपए की फीस है।
पूरे देश में जो हमारे बच्चे अगर मेहनत करके किसी तरीके से आईआईटी में ज़्यादा चाहे या इंजीनियरिंग के किसी और कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी 2-2 लाख रुपए एक साथ फीस जमा करनी पड़ रही है। तो 2 लाख रुपए हमारे, तो मुझे लगता है 98% लोग एक साथ जमा नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से एक तरफ तो हमारी एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि हमारे लोग उसको प्राप्त ना कर पाएं, दूसरी तरफ हमारे विकास का जो दूसरा रास्ता था रिजर्वेशन, आज 5th पे कमीशन में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को बैन किया था, लेकिन धीरे धीरे अब सारी क्लास 2, 3, क्लास 1 उन सब पोस्ट पे भी ठेके पे भर्ती हो रही है। तो ऐसे हालात में क्या हमारे लोग जब सरकारी नौकरी में नहीं आ पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये चिंता मुझे बहुत सता रही है। और अब इसके ऊपर हमें कोई बड़ा आंदोलन पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे करना पड़ेगा। सर, मैसन जय भीम का आंदोलन कहाँ तक पहुंचा है? और आज भी आप बेंगलोर थे, राजकोट थे, देश भर में आप घूम रहे हैं, लक्ष्य बड़ा रखा है आपने, 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी। एक बड़ा राजनीतिक नजर है लोगों को इस पर। देखिए, लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, बाबा साहब का सपना था ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यवस्था में कोई जन्म से ऊंच हो, कोई जन्म से नीच हो, जिस व्यवस्था में महिला को, दलित, पिछड़े, आदिवासी को मारने को जायज़ ठहराया जाता हो, जिस व्यवस्था में सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर ना हो, जिस व्यवस्था में शोषण को एक तरीके से अधिकृत किया गया हो, जुल्म को अधिकृत किया गया हो, अमानवीयता वाले व्यवस्था में बने रहने से आखिर मिलेगा क्या? तो बाबा साहेब ने इसीलिए तो बुद्ध का धर्म दिया था। और ये कोई नया धर्म नहीं है, भारत का धर्म है, भारत से विदेशों में गया, पूरी दुनिया ने उसको स्वीकारा। और सम्राट अशोक के टाइम पे भारत सोने की चिड़िया थी। तो हमें अल्टीमेटली इस बात को समझना पड़ेगा कि जो व्यवस्था आपको गुलाम बनाती हो, जो व्यवस्था आपको कमजोर करती हो, जो व्यवस्था आपके पढ़ने लिखने पर बंदिश लगाती हो, ऐसी व्यवस्था को छोड़ देना ही बेहतर है। और अपने भारत के बौद्ध धर्म को, जो हमें गौरव देता है, जो हमें समता, मैत्री, भाईचारा देता है, जो न्याय देता है, जिसमें दया, ममता, करुणा, शील है, प्रज्ञा है, जिसमें विकास का एक रास्ता है, मुझे लगता है कि उस रास्ते को तो जितना जल्दी चुनेंगे उतना अच्छा होगा। और लगभग 115 करोड़ बहुजन देश के अंदर हैं, उसमें से ये 10 करोड़ तो एक छोटा सा, मेरे ख्याल से 9% के आसपास का ही केवल टारगेट है। और मुझे ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहा है, बल्कि पूरे देश में मैं जा रहा हूँ तो हर जगह जिस तरह का समर्थन समाज से मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लक्ष्य हम लोग निश्चित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे। सर, क्या लगता है, आपने एक लंबा समय देखा, आप समता सैनिक दल में रहे हैं, अभी जितना सोशल मीडिया आने के बाद जितने तेजी से काम हो रहा है, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे वो चैत्य भूमि हो, अम्बेडकर जयंती हो, पहले एक गुमनामी में धकेल दिया गया था, क्या अब हम लोग क्लेम करने लगे हैं और हमारे पास कम्युनिकेशन है, हम बात भी करें? जैसे अभी हमारे पास पहले मीडिया अखबार में इन सब चीज़ों की चर्चा ही नहीं थी, अभी हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन डे और हम आप लाइव बातचीत करें और दुनिया भर के देशों में इसे देखा जा रहा होगा। तो क्या लग रहा है, उस दौर को याद करते हैं और आज याद करते हैं, और क्या करने की जरूरत है? एक बड़ा परिवर्तन ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, वो हमारी चीज़ों को दिखाता नहीं है, उसको कवर नहीं करता, वो उसको वैल्यू नहीं देता। इसकी वजह से हमारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। और जो कुछ घट रहा है, हम उसके खिलाफ अगर आंदोलन भी कर रहे हैं, उसको कवरेज नहीं मिलता था तो हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव तक हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, इसीलिए 10 करोड़ का लक्ष्य अब थोड़ा आसान बन पड़ा है। लेकिन आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जिस संविधान से हम लोग को मानवता का दर्जा मिला, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खुले, आज उसी संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उसी संविधान को देश की राजधानी दिल्ली में जलाने वाले लोग खुले घूमते हैं और समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, समाज में घृणा पैदा करते हैं, समाज में जाति और धर्म के नाम पर उत्पीड़न करते हैं। ऐसे में संविधान सुरक्षित कैसे रहेगा? संविधान तो सबको क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करता है, क्वालिटी हेल्थ सर्विस देने की बात करता है। संविधान तो गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन देता है कि देश के संसाधनों में सबको समान अवसर मिले, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होना चाहिए। लेकिन वो नहीं हो रहा है।
तो एक तरीके से संविधान की पूरी पालना तो नहीं हो रही है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कोई कितना ही अच्छा संविधान क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोगों की अगर नीयत ठीक नहीं होगी तो वो संविधान भी बेकार साबित होगा। लेकिन अगर संविधान उतना ज़्यादा अच्छा ना भी हो लेकिन उसको लागू करने वाले की नीयत अच्छी हो तो भी बहुत कुछ समाज के लिए किया जा सकता है। तो इसी पर एक सवाल दर्शक पूछ रहे हैं, मैं आऊंगा उस पर भी, कि संविधान पर लोग कह रहे हैं कि संविधान तो तब जैसे इम्प्लीमेंट होगा जब लीडरशिप बहुजनों की होगी। अब वो कौन लोग हैं जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के खिलाफ हैं, जिनको शुरू से ही संविधान पसंद नहीं था, किनसे खतरा लग रहा है? वही लोग जो राष्ट्रीयता का, जो देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ज्यादातर वो लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं, वही लोग समाज में घृणा पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो लोग अक्सर चुनाव से पहले कहते हैं हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, वो लोग देशद्रोही हैं, क्योंकि वो अपने चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दंगे करवा सकते हैं, लोगों को मरवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो ऐसे में जब संविधान सुरक्षित नहीं होगा तो देश सुरक्षित कैसे होगा? भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, भारत सबका है, सब लोग मिलकर भारत को महान बनाए, सब लोग मिलजुल के आपस में प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा करें, एक दूसरे के राइट की, एक दूसरे के अधिकारों की इज्जत करें, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं की इज्जत करें, तब भारत भारत बनेगा। अगर हम अपने को तो चाहें कि हमारा सब कुछ अच्छा रहे, हमारे अधिकार सुरक्षित, और दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करें तो उससे तो नहीं होगा ना। सर कैसे देखते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जाति के लोग, माइनॉरिटी, यही संविधान को, जबकि इनको संविधान से भी सबसे कम फायदा मिला है, संविधान इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा है, तो इसे कैसे देखते हैं? वो जो लोग संविधान के खिलाफ है वो सबसे ज्यादा संविधान का लाभ ले रहे हैं। देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि संविधान लागू होने के बाद जो 30-35 साल शुरू के थे उसमें फिर भी समाज को अच्छे अवसर मिले, आगे बढ़ने के मौके मिले, और बहुत सारी सरकारी कंपनियां बनी, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, करोड़ों लोगों के आगे बढ़ने के साधन बने। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं देश के सारे संसाधन एक एक करके बेचे जा रहे हैं, और एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी तो एजुकेशन ले ही नहीं पाएगा। ऐसे हालात में, और जाति पूछ के, धर्म पूछ के दंगे होते पहले उस हिसाब से हमने पहले नहीं देखे। दंगे तो होते थे लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि दंगों से देश बर्बाद होता, दंगे बंद हो गए थे। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं 8-10 साल के अंदर ये तेजी से एकदम नफरत का दौर बढ़ गया है, मानवता तार तार हो रही है, संविधान को लोग ताक पे रख रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, और अपमान करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं जब राजनीतिक संरक्षण मिलता दिखता है तब दिल दुखता है। आप सोशल जस्टिस मंत्री भी हैं दिल्ली के, कैसा जब इस तरह के मामले आते हैं, और कुछ देश को बताइए जो दुनिया भर में लोग आपको देख रहे हैं अभी, कि और क्या क्या इनिशिएटिव लिया है आपने ताकि संविधान मजबूत हो और सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत हो? एक्चुअली दिल्ली की जो सरकार है वो एक बहुत ही कम अधिकार प्राप्त सरकार है। यहाँ सरकार के पास पुलिस नहीं है, यहाँ सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पुलिस के पास दिल्ली की लैंड का अधिकार नहीं है, और यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट भी अब दिल्ली सरकार के पास नहीं, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ऐसे आधी अधूरी पावर्स के बावजूद हम ये तो गौरव हम प्राप्त हमें है कि हमने अपने बजट का लगभग 23 से 24% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी एजुकेशन सिस्टम को इतना तो बेहतर बना दिया कि आज 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूल में आए। आज किसी को दिल्ली में कम से कम इलाज की चिंता की जरूरत नहीं है। आज जो बच्चे 12वीं कर रहे हैं और या कॉलेज में हैं, जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की कोचिंग लेना चाहते हैं, मेडिकल की, जुडिशरी की, क्लैट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसके लाखों की कोचिंग का खर्चा जो होता है उसको सरकार उठा रही है। 15,000 बच्चों को कोचिंग करा रही है, 2,500 रुपये उनको स्टाइपेंड भी दे रही है। तो कुछ हमने किया तो है, लेकिन दिल्ली छोटा सा राज्य है और वो भी आधी अधूरी सरकार है। पूरा देश बहुत बड़ा है, पूरे देश में हालात इतने ज़्यादा खराब है, मैं देख रहा हूँ जगह जगह बच्चे मेहनत करके सेलेक्ट हो जाते हैं इंजीनियरिंग में, तो फीस जमा नहीं कर पाते, उनके एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? एक ये है कि जो शेड्यूल टाइप का जो सब प्लान का पैसा है जो कि सोशल जस्टिस के मंत्रालय, तो वो हर राज्य में कोई सरकार हो उसको दूसरे मदों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। क्या अवेयरनेस की कमी है, ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम है? अवेयरनेस की भी कमी है, और सच बताऊं तो लोगों की नीयत भी ठीक नहीं है। पूरे देश के अंदर यही हालात है कि जो शेयर है, जो उनके ऊपर जिस तरीके से खर्च होना चाहिए वो मिलता ही, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती है।
पूरे देश के अंदर ये हालात है। इसके लिए तो हमने वर्षों से, मैं जब एमएलए भी नहीं था तब भी इसको लेके हमने जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। लेकिन आज मैं एक बात तो कहूँगा कि जिस तरह की योजनाबद्ध तरीके से एजुकेशन पे और हेल्थ पे और कोचिंग पे या सीवर के ऊपर हम लोगों ने दिल्ली में काम किया है, उसकी ज़रूरत पूरे देश में है। पूरे देश की सरकारों को करना चाहिए और उससे भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। दिल्ली तो एक जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, छोटा सिटी है, अदरवाइज तो रेजिडेंशियल स्कूल्स होने चाहिए। यहाँ दिल्ली में हमने एक रेजिडेंशियल स्कूल हम लोग चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो उनके घर के पास में स्कूल अच्छे हैं तो वहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर ऐसे हालात हैं जहाँ अच्छे स्कूल्स नहीं है, वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल की ज़रूरत है। जैसे हमने तेलंगाना में देखा, उधर रेजिडेंशियल स्कूल बहुत अच्छे बनाए और वहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। तो उस तरह की जरूरत पूरे देश को। वह एक बहुजन समाज के आईएएस अधिकारी थे जो उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। आरएस प्रवीण कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने वीआरएस ले लिया है, शायद पॉलिटिक्स क्या माने कि बहुजन लीडरशिप के बगैर इस देश का संविधान, देश मजबूत नहीं होगा, विकास के काम नहीं आएंगे। सत्ता बहुजन लीडरशिप के हाथ में आनी चाहिए, सीएम पीएम एसपी डीएम होना होगा। बहुजन समाज को एक्चुअली अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। हमारी स्थिति ये है, जैसे हाथी होता है ना, बहुत बड़ा होता है, उसके कान बहुत बड़े होते हैं और हाथी को अपना आगे का दिखता, पीछे का नहीं दिखता है, बड़े कान होने की वजह से उसे लगता है बस मैं इतना ही हूँ। तो हमारा समाज भी ऐसा ही है, वो इतना बड़ा है लेकिन उसे देख ही नहीं पा रहा वो कितना बड़ा है और वो कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है और राजनीतिक रूप से भी वो अपने लिए सरकारों पे दबाव बना सकता है, अपने लिए पॉलिसीज बनवाने के लिए। लेकिन बेसिकली हमारा जो देश जिस तरह जातीय धर्म में बहुत बुरी तरह बटा है, हजारों जातियों में बटा है, तो लोग जो टुकड़े टुकड़े हुए पड़े, लोग जुड़ते नहीं, आपस में समझते नहीं है कि आप कम से कम संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, अपने हक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट होना चाहिए और अपने अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती। मुझे लगता है लोगों को एकजुट होकर अपनी बात को मजबूती के साथ उठाना चाहिए और ये दबाव समूह बहुत बड़ा काम करते हैं प्रजातंत्र के अंदर और सरकारें ऐसा नहीं है कि दबाव में नहीं आती। अगर जनता मजबूती के साथ न्यायिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी बातों को रखे तो उसको सरकार को सुनना होगा। एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो संविधान से जिसको प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत मजबूत, बाबा साहब ने कहा है भारत एक बनता हुआ देश है। भारत जातियों में बटा हुआ देश था, धर्मों में बटा हुआ देश था। हम सब भारतीय तभी बन पाए जब संविधान इंप्लीमेंट हुआ। काश अगर ये संविधान शब्द सा 100% लागू हो जाए तो भारत फिर से सम्राट अशोक का भारत, जहां से संविधान की बहुत सारी अवधारणाएं ली गई है, बुद्ध का भारत जहां से संविधान विनय पीटक हो, त्रिपीटक हो, जहां से बाबा साहब ने संविधान के विचार को लिया है, समानता, मैत्री, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सम्राट अशोक का भारत बन सकता है। ठेकेदारी प्रथा से कैसे निपटोगे? पूरे देश में जिस तेजी से ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, हमारे लोगों के नौकरियों के अवसर खत्म हो गए। अब तो इस लड़ाई को भी हमें लड़ना पड़ेगा कि पूरे देश के अंदर ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। वहाँ केवल और केवल शोषण है, लोगों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं। किसान आंदोलन से बहुजनों को प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्होंने अपनी अधिकार बचा लिए, हम लोग डर के बैठे हुए। निश्चित तौर पे उन्होंने लड़ाई को बहुत मजबूती से और बहुत ही धैर्य के साथ लड़ा है। उनको उकसाने की केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश की, उनको भड़काने की कोशिश की, उनको आंदोलनकारी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको आतंकवादी कहा, उनको नक्सलाइट कहा, न जाने क्या क्या किस किस तरह की गंदी गालियों से उन्हें नवाजा गया। उसके बावजूद वो भड़कावे में आने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को बहुत ही धैर्य के साथ चलाते रहे और अल्टीमेटली मोदी जी को भी उसके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि उनको चुनाव हारते दिख रहा था, इसलिए उन्होंने को अपना कदम वापस लेना पड़ा। एक सवाल है, इस देश में सवन लीडरशिप वाली बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या नवीन पटनायक का बीच में, वो सत्ता में है, लेकिन एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी सत्ता में नहीं है। एससी एसटी के लोग आज भी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत में प्रजातंत्र है और कोई एक जाति एकजुट होके केवल अपनी पार्टी बना के सरकार नहीं बना सकती। मुझे लगता है जातियों को खत्म करने का समय आ गया है। मानवता बड़ी चीज है, दुनिया के सबसे बड़ा धर्म मानवता है और हमें जातियों को खत्म करके अपने समाज को एकजुट करना होगा। और किसी भी पार्टी में हो कोई, असली बात तो ये कि उन्हें समाज के मुद्दों को हमें मजबूती के साथ उठाना चाहिए, अपने समाज के हक अधिकार की बात करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो वो समाज के साथ भी धोखा है, वो भारत के संविधान के साथ भी धोखा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी धोखा है।
हम लोग हर जगह अपना अस्तित्व अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और अपने लिए योजना बनाने के लिए जहां जिस पार्टी में जो है उसको वहां दबाव बनाना चाहिए, अपने समाज के मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी विचारों को बहुत बिना लाग लपेट के रखते हैं, और जो लोग, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग लगातार कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता चाहे वो बटे हुए आपस में, मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आप कहां बटे हुए, आप भी पार्टियों में बटे हुए। मुझे लगता है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह का एक, राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ है और राजेंद्र प्रसाद सिंह प्रोफेसर है, उनकी एक लाइन कोट कर रहा हूं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। आप राजनीतिक रूप से सचेत रहिए, समझदार रहिए, कौन किस राज्य में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां जीत रही है उसको वोट दीजिए, क्योंकि मैं अंतिम सत्य है ये कि इस देश का भला, बहुजनों का भला, बहुजन समाज, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों ने ही किया है। अपने ही नेताओं की आलोचना करना, अपने ही नेताओं को नीचे दिखाना, अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं, पिछड़े समाज का स्वभाव है। और SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की आलोचना, उनको करप्ट बेईमान दिखाने के लिए इस देश में लाखों मीडिया और अखबार है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि वो तमाम लोग जो चाहे राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाई जाए। न मैं किसी पार्टी से हूं, न मैं किसी जाति से हूं, मैं संविधान के साथ हूं। संविधान दिवस पर आपके लिए खास था। आप लोगों को कैसा लगा है प्रोग्राम, अपना कमेंट जरूर दीजिए। आगे इसको हम और कंटिन्यू करेंगे, कोई और खास मेहमान होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि जो लोग संविधान के साथ है, देश के साथ है, मानवता के साथ है, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।